नमस्कार, जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आपका बाढ़ में एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज की एक और नई वीडियो में। आज हम एचसीएफ और एलसीएम की दुनिया में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वर्दी सिर्फ ये एक शब्द नहीं, एक फौजी के लिए ये एक गहना है। और आजकल समाज में ये प्रचलन चल रहा है कि अग्निवीर भर्ती आ गई है, परमानेंट नहीं है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे। अगर आपको भी कोई इसी तरीके से परेशान कर रहा है तो आपका भी एक ही जवाब होना चाहिए उसको कि आज जितना चाहे मुझे सता ले, कि आज जितना चाहे मुझे सता ले, कल मैं बहुत याद आऊंगा जब मैं चला जाऊंगा। कि कल मैं बहुत याद आऊंगा जब मैं चला जाऊंगा, और वापस तभी आऊंगा जब वो जो बर्फीली चोटी है उस पर या तो तिरंगा फहरा दूंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर वापस आऊंगा। जी हाँ, चलिए अब अपन अपने पार्ट पर आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, है ना। अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक एक वीडियो को एक एक अच्छी तरीके से करेंगे, और जो मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चंस डालता हूं एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, पूरी मतलब ईमानदारी से सब कुछ काम करेंगे, तो वो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मैथ्स में तो, गणित में तो आपको कोई बाधा नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कहानी में अब तक अपन ने क्या देखा। पिछले एपिसोड में कहानी में अब तक पहली अपन ने बात की थी गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं? कोई भी संख्या अगर आपको दी हुई है और उसमें अगर आप बात करो कि इसमें किस किस संख्या का भाग जाता है, तो वो जो किस किस की बात की ना, वो क्या है? वो क्या है? गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। और दूसरी गुणज की बात की अपन ने। अब गुणज क्या होते हैं? जो जो उसके पहाड़े में आते हैं, कोई भी संख्या है, अगर उसके पहाड़े में कोई भी संख्या अदर संख्या आ रही है तो वो उसका गुणज है। या आप कह दो किसी भी संख्या का अन्य प्राकृत संख्या से गुणा करने पे जो गुणनफल मिलेगा वो उसका गुणज होगा। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी उभयनिष्ठ गुणनखंड। और उभयनिष्ठ गुणज की। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का बारे में बोला था तो कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक संख्याएं दी हुई है, उसमें जो समान गुणनखंड है उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। और अगर कोई दो से अधिक संख्याएं आपको दी हुई है और उनके गुणज लिखे हुए हैं, उनमें जो समान गुणज होते हैं वो है उभयनिष्ठ गुणज। फिर अपन आ गए थे अभाज्य गुणनखंड पर। किसी भी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में विस्तार करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका अपन ने देखा था ये वाला, इसे बोलते हैं भाग विधि। और भाग विधि में अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े तो मैं कोई एक संख्या ले लेता हूं, मान लो 205 ले लेता हूं, है ना। अब देखो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है? आप कहोगे इकाई अंक जो है वो 5 है, तो इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है? आप कहोगे सर 5 और 2 7 होते हैं, 3 का भाग तो नहीं जाएगा। तो 3 के बाद जो अपनी संख्या आती है वो है 5, अभाज्य संख्या, है ना। यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है क्योंकि अपन कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। फिर और वैसे भी अगर 2 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भाग कैसे ही जाएगा? देखो अब क्या होगा कि 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? आप कहोगे सर 4 बार गया 20 में, फिर अपन सीधा 5 उतारेंगे और 5 में जाता है 1 बार। अब आप बताओ 5 का भाग क्या इसमें जा रहा है? आप कहोगे सर नहीं जा रहा है। क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। देख लो भले आप 7 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 7 के पहाड़े में 41 कहीं पे आता है? 5 7 35 6 7 42 होता है। अब 41 तो आता ही नहीं है। और अगर आपने नोट्स को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि 41 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 41 का भाग इसमें जाएगा। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड का में विस्तार होगा वो क्या होगा? 5 गुणा 41। तो ये क्या हो गए? इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद अपन ने जो अपनी मेन चैप्टर की बात थी वो है एलसीएम की बात की,
है ना। एलसीएम को लघुत्तम समातवर्त बोलते हैं और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। क्या होता है? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। अगर आपके पास दो या दो से अधिक संख्याएं दे रखी है, उसका आपको अगर बोले कि एलसीएम निकालना है तो उनके जो गुणज होंगे उनमें जो पहला समान गुणज होगा, सबसे छोटा गुणज होगा, उभयनिष्ठ गुणज होगा, वही क्या है? अपना एलसीएम है। और उसी दूसरी तरफ अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, एचसीएफ जो है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समातवर्तक। तो महत्तम समातवर्तक क्या बोलता है कि सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। गुणनखंड जो है, अगर आपके पास दो या दो संख्याएं दी हुई है, उनके गुणनखंड आप लिखते हो और उसमें जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वही आपका क्या है? एचसीएफ है। क्या है? एचसीएफ है। तो ये तो की थी मोटा मोटी तौर पे बात, और कुछ रोचक बातें की थी इनके बारे में, इनकी विशेषता बताई थी, है ना, मतलब गुणज और गुणनखंड की, है ना। अब एक सवाल ले लेते हैं जिसमें एलसीएम और एचसीएफ अपन दोनों ही निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास तीन संख्याएं हैं, 30, 35 और 40। अब इनका निकालना है अपन को एलसीएम और एचसीएफ। अब यही किया था कि अभाज्य गुणनखंड यानी भाग विधि से निकालो। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं? 2 का भाग दे रहा हूं। 2 का भाग 30 में गया 15 बार, 35 में 2 का भाग पूरा जाएगा नहीं, तो 35 का वापस 35 लिख दो, 40 में गया 20 बार। फिर से मैंने 2 का भाग दिया, 15 में जाएगा नहीं, तो 15 का 15, 35 का 35 और 20 का 20 में गया 10 बार। फिर से मैंने 2 का भाग दिया, 15 में जाएगा नहीं, 35 में जाएगा नहीं और 10 में गया 5 बार। अब देखो 3 का भाग देता हूं, 3 का भाग 15 में गया 5 बार, 35 में जाएगा नहीं और 5 में जाएगा नहीं। फिर मैंने 5 का भाग दिया, 5 में गया 1 बार, 35 में 7 बार और 5 में गया 1 बार। फिर मैं 7 का भाग दूंगा और ये अपना भाग विधि पूरी। अब मैं अगर एलसीएम की बात करूंगा, इनके एलसीएम की बात, तो मैं इधर जो भी संख्याएं आई हैं उनको ले लूंगा। इधर जो भी संख्या आई है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये अपना क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। इनको गुणा करके देखो, 5 गुणा 2 10, ये खत्म, ये खत्म। 7 3 21, 21 गुणा 4 करो 84, और अपने पास 10 मल्टीप्लाई में था तो पीछे एक 0 लगा दो। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 840। इन तीनों का मिलाकर जो पहला सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज जो इन तीनों के पहाड़े में आएगा वो होगा 840। ठीक है। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो क्या देखो, क्या 2 का भाग इन सभी में गया था? आप कहोगे सर इसमें गया था, इसमें गया था, लेकिन इसमें नहीं गया था, तो इसको काट दो। अब देखो इसमें 2, फिर से 2 का भाग चेक करो, आप कहोगे सर इसमें तो इसमें गया नहीं, इसमें गया नहीं, इसमें गया था, तो इसको काट दो। 2 का भाग इसमें और इसमें गया ही नहीं, तो इसको भी काट दो। 3 का भाग इसमें तो गया, लेकिन इसमें और इसमें नहीं गया, तो इसको काट दो। 5 का भाग देखो, इसमें भी गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया, तो 5 को लिख दो 5। अब देखो 7 का भाग तो इसमें और इसमें गया ही नहीं, 7 अकेले में गया था, तो सिर्फ अपने पास जो संख्या बच आई वो क्या आई? 5 आई। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब बातें करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखो बबलू सिंह ने अपने कान फिर से खोल दिए हैं, अब आप भी अपने कान खोल के फिर से सुन लो। पहली बात क्या बोली? अभाज्य संख्याओं का मसब 1 होता है। जैसे मान लो आपके पास 17 और 19 दे रखा है, ठीक है। अब इनका जो मसब, अगर मसब की बात करें तो मसब जो होगा, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो क्या होगा? मसब इन दोनों का 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 1 का भाग इसमें भी जाता है और 1 का भाग इसमें भी जाता है। इन दोनों का जो उभयनिष्ठ सबसे बड़ा ही जो गुणनखंड होगा वो 1 ही है। 1 के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो इन दोनों को विभाजित कर सके, है ना। और अगर बात की जाए इनकी लसब की, तो इन दोनों का जो गुणा होगा 17 गुणा 19, वही इनका लसब होगा, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं, कोई कॉमन गुणनखंड ही नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई भी संख्या जिसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो, उनका आपस में गुणा करने पर ही अपन को लसब मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? 2 संख्याओं का मसब उन संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। सीधी बात है। देखो क्या बोला था, जब गुणनखंड बढ़ाए थे तब गुणनखंड में भी यही बोला था कि जो गुणनखंड है वो या तो उस संख्या से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। और मसब क्या है? सर्वाधिक सबसे बड़ा
जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो सीधी बात से पहली बात तो वो गुणनखंड है, इसीलिए वो उन संख्याओं से छोटा होगा। तो कोई भी अगर आपके पास दो संख्याएं दी हुई है, उनका जो मसब होगा वो हमेशा उन दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है ना, कभी भी संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखो अगला क्या बोल रहा है, दी गई संख्याओं में यदि एक दूसरी संख्या का गुणनखंड हो तो छोटी संख्या स्वयं ही मसब होगी। जैसे मान लो क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं आपको दी हुई, मान लो 6 और 12। अब इसमें देखो एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है, जैसे 12 का जो गुणनखंड है वो 6 है, तो इनका जो मसब होगा वो छोटी संख्या खुद होगी, 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। अब देखो कैसे होगी, देख लेते हैं, अपन निकाल के देख लेते हैं। 2 का भाग दिया, इसमें 6 में गया 3 बार, 12 में गया 6 बार, फिर से 2 का भाग दिया, 3 में नहीं जाएगा, 6 में गया 3 बार, फिर से 3 का भाग दिया, 3 में गया 1 बार, 3 में गया 1 बार। अब अगर मसब की बात करूं मैं तो देखो 2 का भाग इसमें तो गया था, इसमें भी गया था, 2 को ले लेते हैं, तो HCF की बात कर रहा हूं मैं, और मैंने 2 को ले लिया। फिर इस 2 की बात करूं तो इसमें तो नहीं गया, इसमें गया था, तो इसको काट दो। इस 3 की बात करूं तो इसमें भी गया और इसमें भी गया, तो इसमें गुणा में 3 ले लो, तो 2 गुणा 3 कितना आया? 6। मैं तो पहले ही बोल रहा था भाई, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है वही क्या होगी? अपना मसब होगी। आप ही नहीं मान रहे, चलो अब मान लेना, कोई बात नहीं। अगला देखो, दी गई संख्याओं में यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो तो बड़ी संख्या स्वयं ही लसब होगी। अब देखो कैसे ही वापस इसी को ले लो। क्या बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज हो, जैसे ये 6 है, 6 का गुणज होता है 12, होता है कि नहीं होता है। तो अगर दो संख्या आपको ऐसी दी जाए कि उसमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, तो बड़ी जो संख्या होगी वो लसब होगी। यहां पर बड़ी संख्या क्या है? 12, तो 12 क्या होनी चाहिए? लसब। आपको नहीं मान रहे, यही अपना बचे गुणन किए हुए पड़े, इनको आपस में गुणा करना होता है, तो 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, कितना आया? 12। तो 12 ही अपना क्या है? लसब होगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहानी में आगे बढ़ता हूं। एक बार फिर से मैं बबलू सिंह को बुलाता हूं, बबलू सिंह को बोल रहा हूं कि कान खोल के सुन ले। क्या बात कान खोल के सुननी है? जो मैं एक बात कर रहा हूं, घात और घातांकों के लसब और मसब। लसब और मसब निकालना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसका? अगर आपको कोई संख्या घातों में दी हुई, जैसे मान लो पहली तो मैं लेता हूं, अगर पहला केस क्या ले रहा हूं मैं, अगर आधार समान हो, ठीक है, अगर आधार समान है सॉरी, अगर आधार समान, जैसे मान लो 3 की पावर 8, 3 की पावर 6, 3 की पावर 10, ये 3 संख्याएं मैंने ले ली। ये क्या है? उदाहरण ले लो, जैसे उदाहरण ये संख्या ली। तो अब इसका जो लसब होगा, जो लसब होगा वो क्या होगा? वो होगा जिसकी घात सबसे, अगर आधार समान है तो जिसकी घात सबकी बड़ी वही अपना लसब। तो 3 की पावर 10 होगा। क्या होगा? 3 की पावर 10। तो लिख दो यहां पे कोष्टक में कि अगर संख्याओं का आधार समान है तो जिसकी घात सबसे बड़ी वही लसब होगा। ये बबलू सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से सुन लिया कि जिसकी घात सबसे बड़ी होगी वही क्या होगा? लसब होगा। और अगर मैं मसब की बात करूं तो इनका जो मसब होगा वो सबसे छोटी घात जिसकी है वो अपना क्या होगा? मसब होगा, यानी कि 3 की पावर 6 होगा। अब देखो
इसमें क्या है, थोड़ा उल्टा है। जैसे नाम से तो क्या है, ये लघुत्तम है, लेकिन पावर सबसे बड़ी ले रहा है ना। क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर आप देखो सही, अगर ध्यान से सोचो, अगर गणित की नजरों से देखो, तो इन दोनों का जब मतलब वापस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो पहले जो सबसे कॉमन आएगा वो 3 की पावर 10 आएगा, जो इनके गुणज में आएगा। और अगर मैं इनमें कुछ चीजें भाग देने की बात करूं तो जो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो 3 की पावर 6 ही हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 की पावर 8 से 3 की पावर 6 का भाग दूंगा तो उसमें पूरा पूरा नहीं जाएगा, समझ बात को। तो 3 की पावर 6 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। और अगर मैं गुणा करने की बात करूं, आगे आगे बढ़ाने की पावर की बात करूं, तो 3 की पावर 8 से 3 की पावर 10 बनाया जा सकता है। 3 की पावर 10 तो है ही खुद वैसे 3 की पावर 10, 3 की पावर जो 6 है उससे 10 ये बनाया जा सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली जो लघुत्तम समावर्ती है, सबसे छोटा गुणज यही होगा 3 की पावर 10, और जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो क्या होगा, 3 की पावर 6, इसीलिए लिखा गया है। तो अगर वापस यही लिख दो, अगर संख्याओं के आधार समान है तो जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही मसप होगा। जिसकी घात सबसे छोटी होगी वही मसब होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अपने इस चैप्टर के आखिरी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें अपन सारे सवालों पे एक बहुत अच्छे से वीडियो करेंगे, जैसे पिछले नंबर सिस्टम में भी किया था, है ना। तो इसमें भी करेंगे, बहुत अच्छे से निपटाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ को मुझे पता है आप इससे बहुत डरते हैं, क्योंकि इसके सवाल भी बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। तो अपन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं रहने देंगे इस सेशन में। अब ये आखिरी थ्योरी का टॉपिक है, थ्योरी नहीं ये बेसिकली क्वेश्चन है, पर मैं उसको थ्योरी के रूप में ले रहा हूं कि आपको कैसे इसको करना है। अगर मान लो आपके पास ऐसे सवाल आ जाए कि जो 2 गुणा 4 की पावर 4 लिख दो, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 ऐसा दे रखा हो, और दूसरी संख्या जो दे रखी हो वो ऐसे दे रखी हो 4 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 6 ऐसे दे रखा हो। अब आपको बोले कि इसमें आप बताओ मुझे एलसीएम क्या होगा, यानी कि लसप क्या होगा और मसप क्या होगा। तो पहले अब ध्यान से सुनना इसको, है ना, कि जब मैं लसप की बात करूंगा तो मैं वो सारी संख्याएं देखूंगा कि पहली बात तो मैं पहली नजर तो मेरी उस पर जाएगी कि इनमें कॉमन कौन कौन सा आया, आधार में कॉमन क्या क्या है। तो आप कहोगे सर 4 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है। हालांकि पावर अलग अलग है लेकिन आधार सेम किस में है, 4 और 5 का है। बाकी वाले जो है उनको मैं एज इट इज लिख दूंगा, उनको छोड़ूंगा नहीं, है ना। जैसे 2 की पावर 2 है, वो इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो मैं सीधे 2 की पावर 2 लिख दूंगा। फिर देखो 4 इसमें है लेकिन इसमें भी है, तो अब क्या करूंगा, जब दोनों में समान होगा तब मैं जो सबसे बड़ी पावर है उसको लिखूंगा। तो सबसे बड़ी पावर 4 की पावर 3 है कि 4 की पावर 4 है। आप कहोगे सर 4 की पावर 4 है, तो मैंने लिख दिया 4 की पावर 4। फिर देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर किस में आई है, आप कहोगे सर इसमें आई है, 5 की पावर 3 आई है, तो 5 की पावर 3 लिख दी। फिर देखो क्या 7 इसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, तो आप कहोगे सर 7 की पावर 2 है, जिट लिख दो। और फिर 9 की पावर 6 इसमें जो है वो, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, लसप आ गया। देखो जब भी लसप लेते हैं तो किसी भी गुणज को छोड़ते नहीं है, ध्यान से सुन लेना, और हमेशा हाईएस्ट पावर लेते हैं।
हाईएस्ट पावर लेने की कंडीशन यही है, देखो इसमें है इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ जो गुणा में है तो सही, लेकिन 2 की पावर 0 है। क्या है, 2 की पावर 0 है। और आपको पता होगा अगर कि जब भी किसी की ऊपर पावर 0 लगती है तो 1 होता है, तो 1 से गुणा करना दिखाता नहीं जाता, इसीलिए तो फिर अपन हाईएस्ट पावर ही लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर इधर है 2 की पावर 2, वो अपन ने ले ली। फिर देखो 9 की पावर 6 इधर थी नहीं, तो इधर 9 की पावर 0 है ना। ऐसा नहीं है कि इनको अब आपको सिर्फ अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में दे दे, ये तो कोई भी बड़ी संख्या है उसको ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ दिया है ना। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आप क्या करोगे, सबसे जो हाईएस्ट पावर है उसी को लोगे। तो इधर 2 की पावर 2 थी, उधर थी ही नहीं, तो 2 की पावर 2 हाईएस्ट है। 4 की पावर 4 इधर हाईएस्ट थी, उधर 4 की पावर 3 है, तो इधर 4 की पावर 4 ज्यादा थी तो वो लिख दी। फिर 5 की पावर 3 इधर ज्यादा है उधर कम है, तो इधर 5 की पावर 3 हमसे हाईएस्ट है तो वो लिख दी। फिर 7 की पावर 2 इधर है उधर है ही नहीं, तो फिर वही वापस लिख दी। फिर 9 की पावर 6 इधर है इधर नहीं है, तो 9 की पावर 6 सबसे हाईएस्ट है। तो ये अपना क्या होगा, लसअप होगा। अब अगर मैं मसअप की बात करूं तो मसअप में सिर्फ जो इनमें कॉमन है आधार उन्हीं को लेना है, बाकी वालों को नहीं लेना है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, 4 और 5, ठीक है। तो 4 लेना है और 5 लेना है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 और 5 को गुणा करके छोड़ दो। अब जो इनमें 4 की पावर जो सबसे छोटी आई है इन दोनों संख्याओं में उसको लेना है। तो 4 की पावर 4 और 4 की पावर 3 में छोटा कौन है, आप कहोगे सर 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 ले ली। फिर 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 में छोटा कौन है, तो आप कहोगे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 ले ली। ये हो गया अपना HCF। क्या हो गया, HCF। ध्यान रहे HCF में वही लेना है जो सिर्फ कॉमन है, और LCM में सभी को लेना है। अगर कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। और मसअप जब आप निकाल रहे हो है ना, LCM में सभी को लेना है, और अगर पावर जो बड़ी है उसी को लेना है अगर कॉमन है तो। और HCF यानी कि मसअप जो है उसमें आपको सिर्फ कॉमन वालों को उठाना है और उनकी छोटी से छोटी पावर लेनी है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो आपको अगर ऐसे दिया हुआ हो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 है नहीं, दिखा नहीं रहा है, फिर 7 है नहीं, 9 की पावर 2। फिर वापस एक संख्या ये है, दूसरी संख्या आपको दे दे 2 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 गुणा 11, ऐसा दे दे। अब आपको बोले कि इसमें लसअप निकालो, तब आप क्या करोगे, तो लसअप निकालने के लिए देखो भाई 2 की पावर हाईएस्ट किधर आई है, 2 की पावर आप बोलोगे इधर 6 आई है और इधर 10 आई है, तो जो लसअप होगा उसमें 2 की हाईएस्ट पावर ली। फिर 3 की हाईएस्ट पावर, 3 की पावर हाईएस्ट 9 आई है, उधर 4 आई है तो 3 की पावर 9 लिख दी। फिर गुणा का निशान 4 की पावर, आप कहोगे सर 4 इधर आया उधर आया ही नहीं, तो इधर जो है वो वही हाईएस्ट है, तो 4 की पावर 2। फिर 5, तो 5 सर आप कहोगे इधर आया ही नहीं है, तो 5 का 5 लेने दो, 5 की पावर 1 थी तो वो हाईएस्ट ही है। फिर 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर इधर आया ही नहीं, कोई 9 की पावर नहीं आई, तो 9 की स्क्वायर, लेकिन 9 की घात 2 ही क्या होगा, अपने हाईएस्ट पावर है। फिर आप देखोगे क्या ये हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। 6 का स्क्वायर इधर आया है उधर नहीं आया है। फिर आप देखोगे 11 भी इधर आया उधर नहीं आया, तो इतना बड़ा जो होगा वो LCM होगा। क्या होगा, इनका LCM होगा। और अगर मैं मसअप की बात करूं यानी कि HCF की बात करूंगा, तो मैं सिर्फ कॉमन देखूंगा। आप कहोगे सर 2 कॉमन है 3 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, दोनों में ही आया है, तो मैं पहले तो लिख देता हूं 2 गुणा 3। अब देखो इन दोनों में से 2 की पावर छोटी कहां आई है, आप कहोगे सर इधर आई है, 2 की पावर छोटी क्या आई है, 6 आई है। अब मैं देखो इन दोनों में से 3 की पावर छोटी किधर आई है, आप कहोगे यहां आई है, 3 की पावर 4 आई है। क्या आई है, 3 की पावर 4। तो ये क्या होगा, इनका मसअप। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था अपना पूरा चैप्टर LCM और HCF। इसकी सारी थ्योरी अपन समाप्त कर चुके हैं। इसके नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, वहां पे ही सारे नोट्स मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगला वीडियो जो होगा वो अपना, उस पर अपन सीधा सवाल जवाब करेंगे, सीधा LCM और HCF पर प्रहार करेंगे और उनको चकनाचूर करेंगे। इतना मस्त तरीके से समझेंगे कि जब भी अगर LCM और HCF का सवाल आया तो आप जो CBT होगा उसमें कंप्यूटर फोड़ के आएंगे। जी हाँ, जुड़े रहिए हमारे साथ।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।